हेलो दोस्तों, आप सबका गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो है वो रीजनिंग के सेट 9 को डिस्कस करेंगे। कौन से सेट को? तो आज हम रीजनिंग के सेट 9 को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे होने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम और एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, उससे पहले जो आज का एक करेंट न्यूज़ है, जो रेलवे के टेंटेटिव एग्ज़ाम को की जो डेट है वो जारी की गई है। आप एक नज़र देख लीजिए। देखिए, ये चारों एग्ज़ाम इसी साल कंडक्ट कराए जाएंगे। एलपी का जो एग्ज़ाम है आपको 25 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक इसे आयोजित किया जाएगा। जो आरपीएफएसआई है 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। टेक्नीशियन की बात करें तो ये 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और 26 दिसंबर तक इसे आयोजित किया जाएगा। वहीं पे जेई और अदर पोस्ट के लिए जो रेलवे के एग्ज़ाम है वो 6 दिसंबर से शुरू करके 13 दिसंबर तक इसे समाप्त करने की योजना जो है रेलवे द्वारा बनाई गई है। तो देखिए, रेलवे फुल मोड में है एग्ज़ाम कराने के, और इसी साल जो है वो 4 एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे। इसके तुरंत 2-4 महीनों बाद एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, जो रीजनिंग हमारा है वो ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसमें हम टोटल क्वेश्चन कर सकते हैं और टोटल नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन है हमारा आज का पहला। देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके, तो समझिए यहाँ पे पैटर्न को कैसे हम लोग पहचानते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, 41, 43, 47, 53, 61, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्या आएगा। मैंने बताया आपको कि अगर संख्याएं पास हो ना, तो हम उनका डिफरेंस यानी कि अंतर निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, अब संख्या 41 के बाद 43, तो ये पास ये बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो कितने का अंतर है? तो बात करें तो 2 का अंतर है। अगर 43 से 47 में बात करें हम लोग, तो कितने का अंतर हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो आप, तो 4 का अंतर हो गया। ठीक है, 47 से अगर हम 53 की बात करें तो यहाँ पे +6 का डिफरेंस है, और 53 से अगर 61 की हम बात करते हैं तो +8 का यहाँ पे जो है वो डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर हमें पैटर्न को जो है वो ज्ञात करना था, फाइंड आउट करना था। पैटर्न हमें यहाँ से समझ में आ गया कि संख्याएं जो हैं वो 2-2 के क्रम में आगे बढ़ रही है। तो 2 के क्रम में आप यहाँ बढ़ाओ, 10 हो जाएगा। जब 10 हुआ तो यानी कि 61 में हमें 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 71। ठीक है, यही लेवल रहने वाला एग्जाम का। आप एकदम टेंशन ना लें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो 71 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार जो है 38 से 49 संबंधित है, 64 से 75 संबंधित है। तो हमें 83 से जो संख्या संबंधित होगी इन पैटर्नों के अनुसार, वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो एक बात आप समझो, 38 है, इससे 49 बना है, और जो 64 है उससे क्या बना है? 75 बना है। अच्छा, इन चीज़ों को अगर आप देखो तो अगर इन दोनों के बीच में अगर हम एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 11 का आएगा। हाँ जी, 11 का आएगा। इनके बीच में अगर आप डिफरेंस निकाल के देखो तो कितने का आ जाएगा? 64 और 75 में यहाँ पर भी 11 का डिफरेंस आएगा। यानी कि 11 के डिफरेंस में जो ये संख्या है वो होने वाली है। तो क्यों ना हम 83 में 11 जो अगर हम ऐड कर दें तो 11 का डिफरेंस हो जाएगा सर? हाँ, हो जाए। तो 83 में आप 11 ऐड कर दो तो 84 और 10 कितना हो जाएगा हमारा? 94, यानी कि 94। तो दोस्तों 94 जो है यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप यकीन मानिए कि इसी लेवल के आएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है लेवल पे सेट किए गए। ओके, ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इंटर को 40GT लिखा जाता है और DICEY को EJCGA लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में चाइल्ड को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन को आप अपने से भी सॉल्व करते रहिए ताकि आपको अपनी तैयारी का एहसास हो कि हम कितना तैयारी किए। ठीक है, अब देखो, आप इंटर को 40GT लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इंटर को 40GT? यहाँ पे आप समझो, आपका समय मैं बर्बाद ना करूँगा। ई से देखिए क्या आया है, तो ई से एफ आया है। चलो हम लोग यहाँ पे
अगर एक काम करते हैं, चाइल्ड को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम तुरंत इसका आंसर कर दें, और आप लोग को भी ऐसे ही करना है। ओके चलिए, तो CHILD चाइल्ड। अब देखो ई से F आया है, ई से F आया है, कितने बार? ई का पहला अक्षर जो होगा F होगा, तो उसी तरह C का अगला अक्षर क्या होगा? तो C के बाद D आ जाएगा। ठीक है, अब देखो N के बाद क्या दिया है? तो N के बाद O दिया है, तो N के बाद O ही आता है। तो चलिए हम लोग H के बाद क्या लिख लेंगे? H के बाद हम लोग I लिख लेते हैं। ठीक है, ये दो पैटर्न पता चला। अब देखो आप T के बाद क्या लिखा है उसने, तो T के बाद T को ज्यों का त्यों उसने वहाँ पे उतार दिया, तो हम भी I को ज्यों का त्यों तीसरा जो अक्षर है उसे उतार देते हैं। अब E के बाद अगर हम G की बात करते हैं, तो E के बाद अगर आप G पे जाते हो, तो देखो E यानी कि E के बाद G पे जब आप जाते हैं तो E के बाद F, F के बाद G, यानी कि अगला हमें 2 पॉइंट आगे बढ़ना है। तो EFG, तो L के बाद क्या आ जाएगा? तो हमारा L के बाद बात करें तो L के बाद M, उसके बाद N। ओके ठीक है, पैटर्न समझ में आपको भी आ गया होगा, मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। और R के बाद अगर T की बात करें तो RST, यानी 2 पॉइंट वहाँ भी आगे बढ़ा है। तो D के बाद आप 2 और बढ़ दो तो E और F हो जाएगा। यानी कि आप तो यहाँ से आपने देखा जो पैटर्न था हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ भी देखिए सेम वही पैटर्न जो है वो फॉलो होगा। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। अगर आप इसे चेक करना चाहो तो आप इसे चेक करके देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे हुआ, यहाँ पे +1 ऐड किया तो D हो गया, H में +1 और आगे बढ़ा तो DI हो गया। ठीक है, ये जो है ये सेम रहा, यहाँ पे उसने +2 ऐड किया, यहाँ पे उसने +2 ऐड किया, यानी कि जो पहले जो 2 लेटर थे उसमें +1 नेक्स्ट ऐड हुआ है, और जो पिछले 2 अक्षर थे उसमें जो है वो +2 जो है ऐड हुआ है। उसके बाद हमारा आंसर आया DIIN और F है ऑप्शन में, कहीं DIINF है, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसी तरह के आएंगे, ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर में फटाक से देखे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा सर्दी हुआ पड़ा है, ठीक है, कल तक ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 4 अलग अलग शब्द हैं जिनमें से 3 जो है वो निश्चित प्रकार से किसी न किसी तरह से समान है और एक उनसे अलग है। हमें उस शब्द को फाइंड आउट करना है जो बाकियों से अलग है। अब ठीक है, इसमें चेक करते हैं हम लोग। मोबाइल की बात करें, ठीक है, मोबाइल। लैपटॉप की बात करें तो ये एक समकक्ष जैसे हैं, क्योंकि इस पर भी इन दोनों के काम जो है इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है। कंप्यूटर की बात करें तो इन दोनों के काम भी इस पर हो सकते हैं। कुल मिलाकर और बल्ब की काम करें तो लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर से तो ये अलग है, ये भिन्न दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर तो डी ही होगा। कैसे, ये भी समझो आप। मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर ये क्या है? ये कंप्यूटिंग डिवाइस है, और इसे आप इनपुट डिवाइस भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल में भी, लैपटॉप में भी और कंप्यूटर में भी हम चीज़ों को इंटर कर सकते हैं। कंप्यूटिंग डिवाइस है ये। बल्ब जबकि ये तो रोशनी का कार्य करता है, तो बल्ब हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन हमें करना है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो फाइंड आउट जब हमें यहाँ पे करना है, यानी कि इन 2 संख्याओं से ये संख्या बनी है 165 और 10 और 17 से बना है हमारा 99। बना है जी? आप कहोगे हाँ जी बना है। तो चलो आप देखो यहाँ 165 की अगर आप बात करते हो तो 15 में अगर 11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 165 आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा, आप कहो आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें 99 की, तो अगर हम 11 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 99 भी हमारा आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। तो 15 और 11 बनेगा कैसे? पैटर्न पता करना होगा। तो देखो यहाँ पे 14 दिया है, यहाँ पे 21 दिया है, तो 14 से 15 बनाना है और 21 से 11 बनाना है। बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? 14 से 15 बनाने के लिए आप क्या करो, 14 में +1 हमने ऐड किया तो क्या हो गया? 15 हो गया। और 21 से 11 बनाना है, तो क्यों ना हम 21 में 1 ऐड करें तो कितना हो? 22, और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाए?
11 हो जाए, 21 एक 22 हो गया। यहाँ पे 22 में हमने 2 से डिवाइड किया तो 11 हो गया। यानी कि यहाँ से 15 हमने बना लिया, यहाँ से 11 बना लिया, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे 15 गुणे 11 का, अगर हमने 15 और 11 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा, 165 आया जी। तो क्यों ना हम इसी पैटर्न पर अगर इसको एक बार चेक करके देखें तो देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं चेक करके। इसे मैं रफ़ कर देता हूँ, इसे मैं रफ़ कर दूँ। चलो आप लोग, तो ये रफ़ नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पैटर्न आपको समझ में आएगा। अब देखो, जैसे 14 में 1 हमने जोड़ा, उसी तरह 13 में हम 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 में 1 जोड़ा तो हमने 14 बना लिया। ओके, 19 में 1 जोड़ो, हम 19 में हमने 1 जोड़ा तो 20 हुआ, और उसमें 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। 20 भागे 2 करोगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि हमारा आ कितना रहा है, 140। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 140 आ रहा है। 140 ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो है, तो यानी कि ये करेक्ट तो होने ही वाला है। चलिए हम नेक्स्ट चीज़ जो लास्ट है इसे भी चेक कर लेते हैं। 10 में 1 ऐड करें, 11 हुआ, हाँ जी हुआ। 17 में 1 ऐड करो, 18 हुआ। 2 से भाग दे दो, 9 हुआ। 11 9 99, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए जो है हमारा सही, 140 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों देखिए, अगर आपको ये सेशन और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारती जो है वो छवि की बहन है। अच्छा, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, 1 नंबर का जरूर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए करते हैं। जो भारती जी हैं, भारती कौन है, तो छवि की बहन है। छवि की बहन है भारती, ठीक है। ओह सॉरी, माइनस होगा ये, क्योंकि देखिए हम इसका साइन यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि साइन से थोड़ा सा इजी हो जाता है। छवि की बहन कौन है, भारती है। अवनी कौन है, भारती की माँ है। भारती की माँ की बात करें तो कौन है, अवनी को ए से हम लोग डिनोट करते हैं। तो भारती की जो मदर की बात करें तो भारती की मदर है अवनी। ओके, छवि जो है वो ध्रुव की पत्नी है। छवि कौन है, तो छवि जो है वो ध्रुव की पत्नी है। ध्रुव ये हस्बैंड वाइफ है, उनके लिए हमने दोनों तरफ से तीर दे दिया। छवि जो है वो ध्रुव की पत्नी है। अच्छा, और ध्रुव जो है वो ईसा का पिता है। ध्रुव कौन है, 1 मिनट, थोड़ा सा ये डायग्राम आपको समझ में ना आए, चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे सही से। चलिए थोड़ा सा स्पेस लेकर कर देते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। भारती कौन है, भारती की आप बात करो, भारती कौन है, तो भारती जो है वो छवि की बहन है। ठीक है, छवि की बहन है भारती। अवनी जो है वो भारती की माँ है। तो अवनी कौन है, अवनी जी जो है वो भारती की माँ है, तो ये भी फीमेल ही हुई। छवि जो है वो ध्रुव की पत्नी है। छवि जो है किसकी पत्नी है, तो ध्रुव, ये ध्रुव जी हैं, इनकी पत्नी है छवि, ये भी फीमेल हो गई, ये पति पत्नी हो गई, इनका साइन हो गया। ठीक है, और ध्रुव जो है वो ईसा का पिता है। ध्रुव कौन है, तो पिता है तो प्लस हो जाएगा ईसा का पिता। किसका, ईसा का पिता हो जाएगा ध्रुव। डायग्राम बन के हमारा तैयार हो गया। तो एक छाट पहले आप इसका आंसर देखिए, इससे एक कैसे क्वेश्चन एक और बनेगा मैं आपको बताता हूँ। ईसा की नानी कौन है, तो ईसा की नानी की बात करें तो ईसा का पिता है ध्रुव। ओके, ध्रुव की ईसा के पिता है ध्रुव, ईसा की माँ है छवि, तो छवि की माँ है कौन, अवनी। तो ईसा की जो नानी होगी कौन होगी, अवनी होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ से। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इससे देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जो डायग्राम बना है ना, इस परिवार में टोटल मेल या फीमेल कितने हैं। तो मैंने इसलिए साइन किया कि अगर आपको मेल फीमेल पूछ दे तो आप तुरंत काउंट कर लोगे। फीमेल 1 2 3, 3 में फीमेल है और 2 यहाँ पे देखो फीमेल ईसा भी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 हमारी फीमेल हो जाएंगी और एक जो ध्रुव है मेल हो जाएगा। तो ऐसे भी पूछता है। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमसे कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। ओके, ठीक है, हम लोग एक एक करके इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चेक करते हैं। पहले चेक करके देखते हैं किस संख्याओं को बदलना है। 63 के जगह पे 9 और 9 के जगह पे 63 डालना है। तो चलिए 15
24। 63 की जगह पे क्या डालेंगे तो 9 डालेंगे, भागा 7 गुणे 2 और 9 की जगह पे क्या डालेंगे तो 63 डालेंगे। देखते हैं इसको सॉल्व करने पे 63 आता है कि नहीं। 15 माइनस 24 प्लस 9। तो देखिए आप यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लो। 15 और 9, 24 में से 24 किया 0 हुआ, 0 भागे 7 हुआ और गुणे 2 हुआ। तो एक आप तो ऐसे भी कर देखो, क्योंकि जब भागे 7 आ गया तो 0 में 7 से आप भगा दो और 2 से मल्टीप्लाई करो, 63 आएगा कभी। ये तो इन्फिनिटी आने वाला है यहाँ से, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ये तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया तो हम लोग चलिए दूसरा चेक करते हैं, इसे हम लोग डिलीट करते हैं। दूसरा यानी कि इसे चेक करना है, चलिए करते हैं। 24 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 24 करना है। तो चलिए 15 माइनस 24 की जगह पे 9 प्लस 63 भागा 7 गुणे 2 बराबर 9 की जगह पे 24। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 24 आता है कि नहीं। अगर हम इसकी बात कर लें तो पहले आप यहाँ पे देखो, पहले जब बोर्ड मास हम लोग जानते हैं तो हम लोग पहले इसमें 63 में 7 से भाग देते हैं। तो 15 माइनस 9 और प्लस 9, क्योंकि 7 9 63 और गुणे 2 बराबर कितना हो गया 24 हो गया। हो गया सर, हो गया। 15 माइनस 9 और प्लस 18, 15 माइनस 9 प्लस 18 बराबर 24 हो गया। तो एक हम अगर यहाँ पे देखें तो 15 में से अगर हम 9 माइनस कर दी तो कितना हो जाएगा 6 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया और प्लस 18, तो 18 और 6 24 तो हो ही गया, और यहाँ भी 24 है, ये कन्फर्म है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि 24 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे जब हम 24 करते हैं ना तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, हमें इतना स्टेप बाय स्टेप ना करना है जी कि हम बैठे और स्टेप बाय स्टेप करें। मैं आपको शॉर्टकट में करके बताता हूँ, आप देखो कितने इजी तरीके से और कितने जल्दी होगा ये। हमें स्टेप बाय स्टेप तो करना है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे स्टेप बाय स्टेप काम हो, तो सीधे आंसर चाहिए। अगर आप देखो तो हमने क्या किया, 17 63 भागा 7 9 9 दूना 18, 18 में से 9 घटा दो तो कितना हुआ 9, और 15 और 9 कितना हुआ 24 बराबर 24। कितना देर लगा, हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वेन आरेख का क्वेश्चन है, एक जरूर आएगा। इसमें संबंध हमें बताना है मेज कीबोर्ड और फर्नीचर के बीच में, कि इसमें से कौन सा ऐसा जो डायग्राम है ना वो मेज कीबोर्ड और फर्नीचर के बीच में हमको संबंध बताता है। एक बात देखो आप, फर्नीचर का ही हिस्सा तो हो जाएगा हमारा मेज और कपबोर्ड, फर्नीचर का हिस्सा हो जाएगा ना जी। तो है ऐसा कोई फर्नीचर का हिस्सा मेज और कपबोर्ड, फर्नीचर मेज और कपबोर्ड, फर्नीचर हो गया, मेज हो गया, कपबोर्ड हो गया, कहाँ है भाई। अच्छा, इसने मेज को टेबल रखा है, ठीक है, तो ये फर्नीचर हो गया और ये कपबोर्ड हो गया और ये मेज हो गया, यानी टेबल हो गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसी के अंडर आ जाएंगे ना, कपबोर्ड और आपके मेज दोनों फर्नीचर के अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला देख लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। अच्छा, आप देखो ये लिफाफा है, हाँ जी, आप कहो हाँ जी ये लिफाफा है। और पेन की बात करो आप, चलिए उसको कलर में चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। अगर पेन की बात करो, ये पेन है, तो देखिए पेन का जो हिस्सा लिफाफे के साथ मिल रहा है वो इतना पेन का हिस्सा लिफाफे के साथ मिल रहा है। तो क्या कह रहा है वो हमसे कि दिए गए आरेख में कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पेन और लिफाफा एक साथ मिल रहा है, तो इतना जो लिफाफा का हिस्सा है वो पेन के साथ है। तो ये तो भाई पेन और लिफाफा दोनों हो जाए। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो दिए गए आरेख में कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं हैं, तो देखिए 6 जो है और 12, 6 और 12 जो है वो पेन नहीं होगा। यहाँ से 6 और 12 पेन नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिफाफे होंगे। तो 6 और 12
कितना हो जाएगा 6 और 12 को आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि 18 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है कि आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्लॉक्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर हमसे जरूरी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे कह रहा है, चलिए इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि सभी वस्त्र जिन्स हैं, जितने भी वस्त्र हैं, जितने भी हमारे वस्त्र हैं वो क्या हैं, वो जिन्स है हमारे। और सभी जिन्स जो है वो कमीज है, वो क्या है हमारे कमीज। देखिए हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। सभी वस्त्र जो है वो जिन्स है और सभी जिन्स जो है वो क्या है, वो कमीज है। ठीक है, अब ये डायग्राम हमारा जब तैयार हो गया तो हमें तो बस अब निष्कर्ष देखना है। तो चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। अगर निष्कर्ष की बात करें तो कह रहा है कि सभी वस्त्र कमीज हैं, जो सभी वस्त्र हैं वो कमीज हैं। हाँ जी, जब सभी वस्त्र जिन्स है और सभी जिन्स कमीज हैं तो सभी वस्त्र जो है कमीज क्यों नहीं होंगे, श्योर होंगे, क्योंकि एक कमीज का हिस्सा हुआ है न वस्त्र। कमीज के अंदर जब वस्त्र है, जब कमीज के अंदर वस्त्र है तो सभी वस्त्र कमीज के अंदर आए गए, तो ये सही है हमारा। कम से कम कुछ कमीज जिन्स हैं, कम से कम कुछ कमीज जो है वो जिन्स है। कम से कम कुछ, जब सभी जिन्स जो है वो कमीज हो जाएंगे तो कुछ कमीज जो है वो जिन्स, तो ऑब्वियस सी बात है होगा। तो ये भी सही है हमारा। यानी कि क्या कह रहा है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन कर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आप करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये वाला करेक्ट आंसर है बी। ओके, चलिए समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है और जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। कह रहा है कि यदि 12 दिसंबर 2009 को शनिवार है तो 16 दिसंबर 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। पहले ये कैसे सॉल्व करते हैं आप समझिए। एक साल में लीप ईयर को छोड़ दिया जाए तो 365 दिन होते हैं, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन ऐड हो जाता है 29 फरवरी वाला, तो 366 हो जाता है। अगर सिंपल वर्ष की बात करें तो 7 से भागा करो आप, तो 7 5 35, समझो पहले आप 1 और 5, 7 दूना 14, बचा कितना, 1 शेष बचा। यानी कि जब हम सिंपल डेज वाले बात करेंगे ना तो कितने सप्ताह, 52 सप्ताह और 1 दिन शेष बच रहे हैं। सिंपल डेज में, सिंपल ईयर में 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। ठीक है, ये आपने समझा, ये आपने क्यों, अभी कैसे होगा, इसका कहाँ पे यूज होगा ये समझिएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि 365 दिन में 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं, आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए 12 दिसंबर 2009 को शनिवार है। 12 दिसंबर अगर 2009 की बात करें हम तो कौन सा डे है, तो 12 दिसंबर, अच्छा आपको अच्छे से यहाँ पर लीजिए, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। 12 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन है, तो शनिवार है। ठीक है, तो शनिवार हुआ। अच्छा ठीक है जी। अब जैसा कि सिंपल डे आता है, मतलब सिंपल ईयर एक साधारण वर्ष होगा, यानी कि 12 दिसंबर 2010 की बात करें तो कितने दिन, कौन सा दिन होगा, तो जो 1 दिन शेष बचा था ना, 52 सप्ताह और 1 दिन शेष बचा था, तो वही 1 दिन हम ऐड कर देते हैं। तो कौन सा दिन हो जाएगा यहाँ पे, शनिवार के बाद रविवार हो गया। अब वही 12 दिसंबर 2011 की आप बात करो तो 2011 भी सिंपल ईयर ही होगा, लीप ईयर तो होगा ना, तो 1 दिन और ऐड कर दो, तो कौन सा दिन हो गया सर जी, तो सोमवार हो गया। अच्छा, ये कारवा बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर 2000 अगर 12 की बात करो तो 2012 तो लीप ईयर हो गया। तो जब आप लीप ईयर की बात करो तो 365 दिन में 1 शेष आया था, और 366 दिन जब आप करोगे जो लीप ईयर वाला, तो उसमें 52 सप्ताह और 2 दिन शेष होगा। तो अब लीप ईयर जब होगा ना तो हम दिनों में 2 दिन और ऐड कर देंगे। तो सोमवार था तो सोमवार में 2 ऐड कर दो, तो मंगलवार और क्या हो जाएगा, बुधवार हो गया 2012 को। फिर अगर 12 दिसंबर
2013 की बात करूँ आप तो फिर 2013 फिर वही बात हुआ, सिंपल डेज हो गया तो क्या हो जाएगा, बुधवार गुरुवार हो गया, ये एक दिन बुधवार में ऐड किए। अब हमारा आता है क्या, कौन सा दिन आता है, तो हमारा अब दिन आता है 12 दिसंबर 2014। 12 दिसंबर 2014 ये भी साधारण वर्ष ही है, तो गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा शुक्रवार, एक दिन ऐड करेंगे, एक नेक्स्ट डे एक और ऐड करेंगे। लेकिन हमसे 12 दिसंबर 2014 नहीं पूछ रहा है, 16 दिसंबर 2014 पूछ रहा है। तो 12 दिसंबर 2014 को शुक्रवार होगा, तो 12 दिसंबर 16 निकालना है, तो शुक्रवार में 4 और ऐड कर लो, तो जोड़ लो आप, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि 4 ऐड और कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ट्यूसडे हो जाएगा, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। और तो बात करें तो ऑप्शन नंबर बी डी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि मंगलवार होगा। करने का आपको अगर तरीका पसंद आया हो, समझ में आया, तो प्लीज़ आप हमारे सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। कुछ नहीं, इन्हें अल्फ़ाबेटिकल, जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल प्रोसेस है ना, उसमें हमें इसे बस सजा देना है। अब देखिए लैब, LAB LAB LAB, ये तो सब में कॉमन है। तब देखना है कि बी के बाद ऐसा कौन सा है जो यहाँ पे हमें सही मिलने वाला है। तो बी के बाद अगर बात करें पहले, तो बी के बाद I, E, O, B, E और I। तो देखिए बी के बाद अगर हम बात करें तो E हो रहा है, I के पहले तो E ही होगा, ठीक है। तो E देखो आप, बी के बाद E है, बी के बाद यहाँ पे E है, लेकिन E के बाद F है और E के बाद L है, तो पहले तो F से पहले L ही आ जाएगा, L से पहले F होगा, तो दूसरा पहला हो जाएगा और उसके बाद चौथा हमारा हो गया जी। अब हम चलते हैं I में, तो LABI, तो I के बाद L है और A है, ऑब्वियस सी बात है L से पहले A आएगा, तो 4 के बाद 1 हो गया, उसके बाद 5वां लास्ट में हमारे बच गए क्या, झुनझुना दास लैबोरेटरी, यानी कि तीसरा जी। तो 2, 4, 1, 5 एंड 3 हो रहा है, ये इसका सीरियल ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन में है तो ऑप्शन में 2, 4, 1, 5, 3, हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इजी होगा, आप बस जल्दबाजी ना कीजिएगा कि गलत हो। इसका जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उतना हमें ये चीज़ें जो है कंफर्म होती जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हॉकी शब्द है। कह रहा है कि हॉकी एक शब्द है, हॉकी के दूसरे, चौथे, 5वें और 6ठे अक्षरों का उपयोग करके अर्थपूर्ण अंग्रेजी के शब्द कितने बनाए जा सकते हैं। और कह रहा है कि जिसमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया जाना है। ओके जी, तो चलिए हॉकी का अगर दूसरा शब्द ले लो, हॉकी में तो ओ हो गया, चौथा अगर शब्द ले लो तो क्या हो गया, के हो गया, हाँ, 5वें की बात करें तो ई हो गया, और अगर 6ठे की बात करें तो वाई हो गया। कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ये हमें पता करना। तो OKEY हुआ। अब आप बताओ OKEY से हम क्या बना सकते हैं। OKEY तो कोई अर्थपूर्ण शब्द है नहीं, तो इससे आप देखो क्या बना सकते हैं। तो हम बना सकते हैं YOKE, योक। इंग्लिश भी ज़रूरी है, ज़रूरी है। रेलवे में भले ही इंग्लिश ना पूछे, और SSC में पूछता है तो इंग्लिश हमें पढ़ते रहना होगा। योग की बात करें, योग हमारा अर्थपूर्ण शब्द होगा और इसका मतलब होता है क्या, गुलामी। इसका अर्थपूर्ण शब्द होता है गुलामी। आपको मुलामी ना ये समझ में आ जाए, गुलामी क्या, तो गुलामी जो है अर्थपूर्ण शब्द होगा और एक ही बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट है। ओके, पासा है, करते हैं। कह रहा है कि आर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि आर के विपरीत कौन आएगा। इसे करने का बेस्ट तरीका है, आप इसमें कॉमन देखो ए है। चलिए हम दोनों ए को 1 बाई 1 नीचे ऊपर उतार लेते हैं, ठीक है। ए के क्लॉकवाइज हम लोग गए तो क्या आया, पी आया। इसके क्लॉकवाइज गए तो क्या आया, आर आया, ठीक है। अब तो आगे करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आर के पॉजिटिव पूछा है, तो सीधी सी बात है हम पी टिक करके भाग जाएंगे,
क्योंकि हमें एग्जाम में जाना है। चलिए आगे भी कर लेते हैं। पी के अपोजिट गए यहाँ पे तो क्यू आया, और आर के अपोजिट गए तो एच आया। अगर एच और क्यू का पूछता, एच का अपोजिट पूछता तो क्यू, क्यू का एच, तो पी का आर, यानी कि ये डी नंबर हमारा यहाँ से करेक्ट। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम व्यवस्था में दर्शाता है, यानी कि इन्हें सीरियल ऑर्डर में जो इनका करेक्ट अरेंज है ना, उसमें हमें इसको पिरो देना है। तो पहले क्या होता है, पहले होता है मिनट, 5वां। मिनट के बाद क्या होगा, मिनट के बाद सर आप बढ़ो तो हो जाएगा घंटों। घंटा के बाद क्या होगा, घंटा, मिनट से हमने बढ़ा घंटा, घंटा से बड़ा हो जाएगा दिन, यानी कि ये हुआ हमारा दिन, यानी कि दूसरा। अब दिन से बड़ा क्या होगा, दिन से बड़ो देखो आप तो महीना हो जाएगा, तो हो गया महीना, और महीना मिलके हमारा क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, यानी कि तीसरा। 5 4 2 1 3 इज द इसका सीरियल और अरेंज मतलब करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। कहाँ गलत हो गया है, पहले मिनट होगा, तो उस विकल्प वचन के जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम व्यवस्था में दर्शाता है। हाँ जी, इसमें गलत क्या है, पहले कोई भी आप बात करो तो पहले क्या होगा, पहले मिनट होगा, फिर घंटा होगा, घंटे से दिन बनेगा, दिन से क्या बनेगा, महीना बनेगा, और महीने से वर्ष बनेगा। तो 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3, हाँ यही, ये हो सकता है ऑप्शन में गलत हो, पर 5 4 2 1 3 सीरियल ऑर्डर से हमें कह रहा है कि सही ढंग से सही क्रम व्यवस्था में दर्शाता है। तो 5 4 2 1 3 ये होगा, यही आंसर करेक्ट होगा। यहाँ से हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अपोजिट करके दिया है, ये बन रहा है, हो सकता है अपोजिट कर दिया है इसका, ये ऐसे यहाँ पे आ रहा है 5 4 2 1 3, लेकिन हाँ यही क्रम होगा। ठीक है, चलिए अच्छा, ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है, हम इन्हें सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए, 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ के घर इस प्रकार स्थित हैं। ये 5 व्यक्ति हैं और इनके घर एक दूसरे से कैसे हैं, ये हमें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताना है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ए का घर है, ई के घर के उत्तर में है। जो ए का घर है तो ई के घर के उत्तर में है। अगर ई का घर यहाँ पे है तो ई के घर के उत्तर में ए का घर है। अच्छा, यहाँ पे ए का घर है और यहाँ पे ई का घर है। ए का घर जो है ई के घर के उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पे है। अच्छा, ये वाला हमने कर लिया, 60 मीटर की दूरी पे है। अब कह रहे हैं कि जो डी का घर है ई के पश्चिम में 30 मीटर की दूरी पे, तो ई के पश्चिम में बात करें तो ये तो उत्तर हो गया ई के पश्चिम में, यानी कि इधर की तरफ कितने दूरी पे है, तो ये 30 मीटर की दूरी पे है डी का घर ई के पश्चिम में। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डी कर दिया, यहाँ पे डी का घर है। ओके, 30 मीटर पश्चिम में ई के। ठीक है, ये हुआ, ये भी हमने कर लिया। अच्छा ठीक है, अब कह रहे हैं कि बी का जो घर है वो सी के घर के उत्तर में 60 मीटर की दूरी पे, सी के, अभी तो सी है नहीं, तो पहले देखिए कि कॉमन क्या होता है। तो देखिए डी यहाँ से कॉमन मिल रहा है, पहले इसे हम सॉल्व करते हैं ताकि देखिए डायग्राम अच्छे से बनेगा। कह रहे हैं कि जो सी का घर है डी के घर के पश्चिम में, जो सी का घर कहाँ है तो डी के घर के पश्चिम में, तो डी का घर का पश्चिम कहाँ, यानी इधर, सी का घर यहाँ होगा, डी के घर के पश्चिम में कितने पे है, तो ये डी के घर के पश्चिम में 30 मीटर की दूरी पर ये भी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। बचा ये, तो बी का घर कहाँ है, तो सी के घर के उत्तर में, तो लो जी सी के घर के उत्तर में इसे बनाओ। सी के घर के उत्तर में किसका घर है यहाँ पे, तो बी का घर है। कितना है, तो ये भी 60 मीटर की दूरी पर है। बन गया हमारा। ई के घर के हमारा उत्तर में था ए का घर, ई के घर के पश्चिम में 30 मीटर की दूरी पे डी का घर, डी के घर के पश्चिम में 30 मीटर की दूरी पे सी का घर ये यहाँ, और सी के घर के उत्तर में 60 मीटर की दूरी पे बी का घर। अब बन गया है हमारा डायग्राम। इतना बड़ा देखने में भयानक जैसा है, पर है कुछ नहीं इसमें। अब कह रहा है कि ए के घर से बी का घर किस दिशा में स्थित है। ए के घर से
बी का घर, ए के घर से बी का घर ऐसे पश्चिम की दिशा में है जी, तो पश्चिम पर टिक करो, भागो सीधे इसके घर पे। इसके घर पे क्यों, अपने घर पे एग्जाम देके आएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये डायग्राम बनाने के लिए चलिए इसका तो यूज हो गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसे हमने यूज कर लिया, लिख देते हैं यहाँ पे यूज्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, जब वहाँ पे हो गया तो फिर इसे क्यों ले। कह रहा है हमसे, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा देख के। देखिए, 7 मित्र कीर्ति, सिया, अमिता, प्रीति, दीपिका, जीत और परी, ये 7 मित्र हैं। प्रत्येक एक परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। अब इनका सीरियल ऑर्डर है, कौन आगे पीछे प्राप्त किया, ये हमें यहाँ पे अरेंज करना है। अब जो परी है उसने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए, अच्छी बात है। परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, किंतु सिया से कम अंक प्राप्त किया है। तो परी जो है उसने सिया से कम अंक प्राप्त किया है, लेकिन कीर्ति से वो ज़्यादा अंक प्राप्त किए। अच्छा, यानी कि हमारा यहाँ तक का हमने सॉल्व कर लिया। ओके, ये वाला एरिया सॉल्व हो गया। अब बचा क्या, दीपिका ने प्रीति से कम। अब दीपिका ने प्रीति से कम, दीपिका ने किससे कम पाई है, तो दीपिका जो है वो प्रीति से कम अंक पाई है। दीपिका जो है, देखिए समझिए, दीपिका जो है वो प्रीति से कम अंक पाई है, किंतु अमिता से अधिक है, यानी कि अमिता से अधिक है। जो हमारी दीपिका है ये, उसने प्रीति से कम अंक पाए हैं। देखिए यहाँ पे प्रीति है और ये परी है, ये आप कंफ्यूज ना होना। और अमिता से जो है उसने अधिक अंक पाए हैं। ये भी हमारा हो गया। ये 2 सेक्शन को हमने सॉल्व कर लिया। अब करते जाओ, पहले ये भी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किया। हाँ जी, चलिए यहाँ पे ऐड किया, तो कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक किंतु परी से कम अंक प्राप्त किया। अब देखिए, कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किया, सही है, किंतु परी से कम अंक प्राप्त किया। ये भी लाइन जो हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। अब तो बन गया ये हमारा। अच्छा, लास्ट बचा है। हाँ, सिया ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किया है। ये जो सिया है उसने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किया, यानी कि 3 और 3 6 ही होते हैं, एक जन बचा हुआ है, कहाँ है, ढूंढो उसे। तो दीपिका जीत है। तो जब सिया ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किया है तो जीत हो जाएगा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला। जीत हो गया, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। तो कह रहा है कि तो जो ये हमारा ये पूरे लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ से कन्फर्म भी है ये। ठीक है, चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने लाइन को इसलिए ड्रॉ किया ताकि हमें पता चले कि हमने किसे किसे कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पे क्या था हमारा, क्या पूछ रहा है कि किसने सबसे कम अंक प्राप्त किया है। तो सबसे कम अंक तो अमिता हो जाएगी, ए अमिता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट। देखिए कितना बड़ा सा था, इतना बड़ा हुआ कितना, एक लाइन में। ओके, नेक्स्ट है। अच्छा, ख़त्म होते हैं। इन हुआ दोस्तों आज का सेशन। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे क्वेरी है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो ना, तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और एक बात और समझो, आप एक काम करना, अगर पसंद आए ना तो आप उसमें जो अपने कमेंट है ना वो अच्छे से कमेंट दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो आपको समझा पा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप कमेंट दीजिए यहाँ पे और अच्छे से समझिए। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेट नंबर 10 के लिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।